नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुनेंगे यशपाल जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं। यशपाल जी हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी कहानीकार और उपन्यासकार माने जाते हैं। आपने हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास दिए। ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में आपका दिव्या उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आपने दादा कामरेड, पार्टी कामरेड जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। कहानी जगत में भी आपका अद्वितीय स्थान है। कहानी के संग्रह फूलों का कुर्ता तथा उत्तमी की माँ जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी संग्रह आपने लिखे। और आज हम सुनेंगे आपका कहानी संग्रह तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ की शीर्षक कहानी। तो आइए देखते हैं कहानी को। लौटते समय डॉक्टर साहब, माया के जेठ, उनके पड़ोसी निगम और निगम की माँ चाची सबसे अपील कर जाते, आप लोग इन्हें समझाइए, कुछ खिलाइए पिलाइए और हंसाइए। निगम साधारणतः स्वस्थ, परिश्रमी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वह चित्रकार हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में वह अमेरिका में होने वाली एक प्रदर्शनी में भेजने के लिए कुछ चित्र बना रहे थे। उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। बीमारी में विश्राम न करने के कारण उसका बुखार टिक गया। डॉक्टरों के परामर्श से इलाज में जलवायु की सहायता लेने के लिए वह भुआले चला गया। उसे तुरंत ही लाभ हुआ। स्वस्थ हो जाने पर वह जरा और मृत्यु पर जीवन की विजय का एक चित्र बनाना चाहते थे। इस भावना को वह अपने चारों ओर अनुभव कर रहे थे। स्वास्थ्य और जीवन के प्रति माया के निरुत्साह से उसके मन में दर्द सा होता। माया के गुमसुम और चुप रहने पर भी निगम को चाची से यह मालूम हो गया कि माया आगरा के समृद्ध कायस्थ वकील की तीसरी पत्नी है। 24-25 वर्ष की आयु में थी। उसकी गोद सूनी होने पर वह कानूनन वकील साहब के 5 बच्चों की माँ है। माया के विवाह से पहले वकील साहब की 2 पत्नियां, पहली पत्नी से 2 लड़कियां, एक लड़का और दूसरी पत्नी से 2 लड़कियां छोड़कर बारी बारी 6 से वे चल बसीं। जब वकील साहब की आयु प्राय 46 वर्ष की थी, तब उन्होंने गृहस्थी संभालने और अपना अकेलापन दूर करने के लिए माया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। माया के 20 बरस की हो जाने पर भी उसके पिता को लड़की के लिए कोई अच्छा वर न मिला। शायद वह वकील साहब की दूसरी पत्नी की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। माया अपने जीवन का क्या भवितव्य समझ बैठी है, यह अनुमान कर लेना निगम के लिए कठिन था। उसका मन सहानुभूति से माया की ओर झुक गया। एक भरे यौवन का यूं बर्बाद हो जाना उसे अन्याय सा जान पड़ता। माया के लिए भरे यौवन शब्द का प्रयोग केवल सहानुभूति से ही किया जा सकता था। आयु 24-25 की होगी, शरीर भी छरहरा और ढांचा सुडौल था, सलोने चेहरे पर नमक भी था, परंतु आंसुओं की नमी से सील कर बहा जा रहा था। आंखों के नीचे और गालों में गड्ढे पड़ गए थे, जैसे किसी अच्छे खासे बने चित्र पर पानी पड़ जाने से रंग उड़ जाए, केवल बाह्याकृति ही बची रहे। निगम ने जिस नेक नीति और मन की सफाई से आत्मीयता का आक्रमण किया, उसकी उपेक्षा और विरोध दोनों ही संभव न थे। हाथ में ताश की गड्डी फरफराते हुए वह चाची से घर और चौके का काम छुड़वाकर उन्हें जबरदस्ती बरामदे में बुला लेते और फिर माया के जेठ को संबोधन करते हुए कहता, आइए मुंशी जी, 2-2 हाथ हो जाएं। इसके साथ ही माया से भी खेल में शामिल होने का अनुरोध करता। बिरादरी के नाते वह माया को निधड़क सक्सेना भाभी कहकर संबोधित करता। तुरप का ही खेल चलता। निगम बड़े जोश से वे मारा पापड़ वाले को चिल्लाकर गलत पत्ता चल देते और फिर अपनी भूल पर विस्मय से अरे पुकार कर सबको हंसा देते। माया के रक्तहीन होठ भी मुस्कुराए बिना न रह सकते। निगम फिर चुनौती देता, आप हंसते हैं? अच्छा आपकी ले लीजिए, ये देखिए खरा खेल, फरक्काबादी। और फिर वैसी ही भूल हो जाती। ताश के खेल के अतिरिक्त निगम की आप बीती हंसोड़ कहानियाँ का अक्षय भंडार भी माया को विस्मय से सुनने के लिए विवश कर देता। माया की उदासी कुछ पल के लिए दूर हो जाती। वह कभी माया को कोई पुस्तक या पत्रिका या चुने हुए चित्रों का एल्बम भी दिल बहलाने के लिए दे दिया करता। निगम ने उन चित्रों को अपने व्यवसाय में उपयोग के लिए चुना था। उनमें अनेक देसी विदेशी अधढके और नग्न चित्र भी थे। इनका उपयोग निगम अपने चित्रों में अंगों के अनुपात ठीक रखने के लिए करता था। माया को एल्बम देते समय शिष्टाचार के विचार से ऐसे चित्र निकाल लेता था। निगम की सहृदयता से प्रभावित माया की चुप्पी कुछ हिलने लगी, पर वैसे ही जैसे बहुत दिन के
उपयोग में न आने वाले तालाब पर जमी हुई मोटी काई वायु के झोंके से फट तो जाती है, परंतु तुरंत ही मिल भी जाती है। माया पुस्तकों या पत्रिकाओं को कितना पढ़ती है, कितना समझती है, इस विषय की कभी चर्चा न होती। हाँ, जब निगम बंगले के आंगन से दिखाई देने वाले दृश्यों के माया के सामने चित्र खींचे हुए दिखाता तो स्तुति में एक मुस्कुराहट जरूर माया के होठों पर आ जाती। वह 2-4 शब्दों में फोटो की प्रशंसा भी कर देती। माया को उत्साहित करने के लिए निगम कहता, आप भी सीख लीजिए ना फोटो बनाना, बड़ा आसान है, कुछ करना थोड़ी होता है, बस कैमरा खोलना और बंद करना, तस्वीर तो अपने आप बन जाती है। क्या करूँगी, मुझे क्या करना, माया टाल देती। निगम उससे जीवन के प्रति उदास न होने की नसीहत देता। उस बात से जान बचाने के लिए माया कोई दूसरी बात करने लगती। यह मेरा नौकर बाजार जाता है तो वहीं सो जाता है, देखो शायद आ गया हो। ऐसे ही एक दिन निगम माया को नए फोटो दिखा रहा था और समझा रहा था कि जो आदमी कुछ करता रहता है वह उदास नहीं रहता। माया कहीं बैठी, अच्छा हमारा एक फ़ोटो बनाओ। बना दीजिए ज़रूर, निगम ने उत्साह से उत्तर दिया। जब कहिए। अरे जब हो, अभी बना दीजिए। अवसर की बात। उस समय निगम के पास फिल्म समाप्त हो चुकी थी। फिल्म समाप्त हो जाने की बात कहकर उसने विश्वास दिलाया कि किसी दिन वह खुद या उसके नौकर करम सिंह से नैनीताल से फिल्म मंगवा लेगा तो फिर फ़ोटो बना देगा। माया को फ़ोटो बना देने की बात होने के चौथे या 5वें दिन करम सिंह कुछ सामान लेने नैनीताल गया तो लगभग दिन डूबने के समय लौटकर करम सिंह सामान और बचे हुए पैसे निगम साहब को सहेज रहा था। माया ने आकर पूछ लिया, भाई साहब फिल्म मंगवा लिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिल्म की बाबत भूल जाने की बात निगम स्वीकार न कर सका। क्यों, क्या फ़ोटो अभी खिंचवाइएगा? उसने उत्साह प्रकट किया। अभी बना दीजिए। माया को भी ऐतराज़ न था। मुंशी जी को बुला ले, निगम ने सोच कर कहा। वह बाजार गए हैं, देर से लौटेंगे। आप भी तो कपड़े बदलेंगी, तब तक रोशनी कम हो जाएगी। निगम ने दूसरा बहाना सोचा। कपड़ों से क्या है, उपेक्षा से माया ने उत्तर दिया। कपड़ा दिखाकर क्या करना है, ठीक तो है। और कोई बहाना सोचते हुए निगम ने कैमरा लगा लाने के लिए भीतर जाने की बात कही। फोटो के सामान की अलमारी के सामने वह खड़ा सोच रहा था, माया का मन रखने के लिए बोले हुए झूठ को वह कैसे निभाए। उसकी उंगलियां उन चित्रों को पलट रही थी जिन्हें उसने एल्बम से माया को दिखाने से पहले निकाल लिया था। मन में एक बात कौंध कर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। कैमरे में फिल्म की जगह पर समा सकने लायक एक फ़ोटो उसने चुन लिया। 2 मिनट बाद कैमरे को तैयार हालत में लिए बाहर आ गया। लीजिए, कमरा तैयार है। और अच्छा, माया भी तैयार थी। साड़ी नहीं बदली आपने? निगम ने पूछा। ठीक है, क्या ज़रूरत, आप कहती हैं ना साड़ी की तस्वीर थोड़े ही बनवानी है। निगम मुस्कुराया। हाँ, साड़ी से क्या होगा, जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। आपने बैठने के लिए कुर्सी ले आओ ना, ऐसे ही ठीक है, जैसे मैं कहूँ बैठ जाइए। अच्छा, बरामदे में से रोशनी आ रही थी। यहाँ फर्श पर बैठ जाइए, दाई बाह की टेक ले लीजिए, बाई बाह को सामने गोद में रहने दीजिए, गर्दन जरा ऊंची कीजिए। हाँ, सिर उधर कर लीजिए जैसे उस पेड़ की चोटी को देख रही हूँ। हाँ, माया निगम के निर्देशानुसार बैठ गई। निगम ने चेतावनी दी, अब आधा मिनट बिल्कुल हिलिएगा नहीं। वह स्वयं 2 गज फर्श पर रुकू बैठ कैमरे को माया की ओर साध रहा था। कैमरे की आंख खुलने का और बंद होने का टिक शब्द हुआ। थैंक यू, बस हो गया, निगम ने हंसकर कहा। जाने कैसी होगी, माया फर्श से उठती हुई बोली। अभी मालूम हो जाएगा, निगम ने तटस्थता से उत्तर दिया। अभी कैसे, माया ने विस्मय प्रकट किया। 1-2 मिनट ही तो लगते हैं बनने में। हाँ, ऐसे कैमरे और फिल्म भी होते हैं, निगम ने स्वीकार किया और बताया। ये दूसरी तरह का कैमरा है। ये कैसा है? माया का विस्मय बढ़ा। इस कैमरे में फ़ोटो 5 मिनट में अपने आप तैयार हो जाती है, निगम ने समझाया और अपनी कलाई पर घड़ी की ओर देखकर बोला। अभी 2 ही मिनट हुए हैं। शेष 3 मिनट माया की उत्सुकता उसकी प्रतीक्षा करती रही। 2 मिनट और गुजरने पर निगम ने ठिठक कर कहा, आधा मिनट और ठहर जाना अच्छा है, जल्दी करने से फ़ोटो को कभी कभी हवा लग जाती है। माया उत्सुकता से अपलक कैमरे की ओर देख रही थी। निगम कैमरे को ऐसी बेबाकी से माया की आंखों के सामने खोलने लगा कि संदेह का अवसर न रहे। जैसे जादूगर दर्शकों के सामने झाड़ कर लपेटे रुमाल से अद्भुत वस्तु निकालते समय आहिस्ते आहिस्ते दिखा कर खोलता है। कैमरे का पिछला हिस्सा खुला,
फोटो की सफ़ेद पीठ दिखाई दी। निगम ने फोटो को स्वयं देखे बिना माया की ओर बढ़ा दिया। माया का हाथ उत्सुकता से फोटो की ओर बढ़ गया, परंतु फोटो आँख के सामने आते ही हाथों से गिर गई। आंखें झपक गई और शरीर में थोड़ा बहुत जो भी रक्त था पीले चेहरे पर खिंचाया। क्यों? भोले स्वर में निगम ने विस्मय प्रकट किया। यह हमारा फोटो है। माया आंखें न उठा सकी, परंतु होठों पर आई मुस्कान भी छिप न सकी। निगम ने आरोप का विरोध किया। आपके सामने ही तो फोटो लेकर कैमरा खोला, इसमें हमारे कपड़े कहाँ हैं? तनिक आंख उठाकर माया ने साहस किया। फोटो में माया की तरह सुनहरे शरीर, बहुत सुंदर अनुताप के अवयव एवं निरावरण युवती दाईं बाह का सहारा लिए एक चट्टान पर बैठी कहीं दूर देख रही थी। आपने ही तो कहा था, निगम ने सफाई दी, कि कपड़ों की फोटो थोड़े खिंचवानी है। ऐसा भी कहीं होता है? माया ने झेप से अविश्वास प्रकट किया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। ओहो, निगम ने परेशानी प्रकट की। आपने क्या एक्सरे नहीं देखा कभी? ऐसा भी कैमरा होता है जिसमें शरीर के भीतर की हड्डियां और नसें आ जाती हैं। आप अपना कैमरा दिखाकर वह कहता गया, इस कैमरे से कपड़ों के भीतर से शरीर की फ़ोटो आ जाती हैं। यदि आप पूरे कपड़े समेत चाहती हैं तो मैं दूसरे कैमरे से वैसी फ़ोटो खींच दूँगा। माया ने एक बार फिर फ़ोटो को देखने का प्रयत्न किया, परंतु देख न सकी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह उठकर अपने कमरे में चली गई। निगम भी कैमरा और चित्र लिए अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वह चिंता में सिर झुकाए पछताने लगा। यह क्या कर बैठा? माया हंसने की अपेक्षा चिढ़ गई, नाराज हो गई। कहीं चाची से शिकायत न कर दे। शिकायत कर सकती है। रात में नींद आ जाने तक यही विचार निगम को विक्षिप्त किए रहा और इस परेशानी के कारण नींद भी जल्दी न आई। अगले दिन निगम का पश्चाताप और चिंता बढ़ गई। माया की नाराजगी अब साफ थी। प्रातः सूर्योदय के समय माया कुछ क्षण के लिए धूप में आती थी और निगम से नमस्कार और कुशल क्षेम हो जाती थी। उस दिन माया दिखाई नहीं दी। निगम क्या करता? तीर कमान से निकल चुका था। वह केवल अपने को ही समझा सकता था कि उसकी नीयत खराब न थी। उसने केवल हंसी की थी। हंसी दूर तक चली गई। पश्चाताप के कारण निगम स्वयं ही चुप हो गया। उसकी चुप्पी चाची से छुपी न रही। उन्होंने पूछा, जी तो अच्छा है? निगम ने किताब में ध्यान लग जाने का बहाना कर चाची को टाल दिया, परंतु उदासी न मिटा सका। वह किताब पढ़ने का बहाना किए 10 बजे तक अपने कमरे में लेटा रहा। कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सुनिए। आवाज़ पहचान कर निगम तड़पड़ा कर उठे। आइए। माया दरवाजे में आ गई। कलफ की हुई खूब सफ़ेद महीन धोती से पीठ पर फैले गीले केस झलक रहे थे। लज्जा से आंखों की मुस्कान छिपाते हुए बोली, भाई साहब हमारा फ़ोटो दे दीजिए। निगम के मन से पश्चाताप और दुश्चिंता ऐसे उड़ गई जैसे फूंक मारने से आईने पर पड़ी धूल साफ हो जाती है। कल वाला? जैसे याद करने की चेष्टा करते उसने पूछा। हाँ, माया ने हामी भरी। वह तो हमने अपने पास रखने के लिए बनाया है। निगम ने गंभीरता से विचार किया। वह तस्वीर तो हमारी है। माया ने अधिकार प्रकट किया। आपकी है? कल आप कह रही थी तस्वीर आपकी नहीं है। दीजिए, आपने तो खींची है, माया ने आग्रह किया। उसकी आंखों में चमक थी और स्वर में कुछ मचल। अच्छा, ले लीजिएगा। निगम ने पराजय स्वीकार कर ली और तस्वीर मेज पर से उठाकर माया की ओर बढ़ा दी। माया ने 2-3 सेकंड तक तस्वीर को तिरछी निगाहों से देखा और फिर लज्जा का विरोध किया। हमारी नहीं है। अभी आप मान नहीं थी? निगम ने उलझन प्रकट की। क्यों? ये तो बहुत अच्छी है। मैं ऐसी हूँ कहाँ? माया की आंखें झुक गई और चेहरे पर लाली बढ़ गई। माया के नए धुले केशों से सुगंधित साबुन से श्रद्धा स्नान की सुवास आ रही थी। अपने रक्त में झंझनाहट अनुभव करके भी निगम ने कह दिया है तो, नहीं तो तस्वीर कैसे सुंदर होती? सच कहते हैं? माया ने आंखों की चमक में सच्चाई भांपने के लिए देखा। हाँ, बिल्कुल सच। निगम को माया की लज्जा और पलक में अद्भुत रस मिल रहा था। माया की फोटो की ओर देखती रही। इसे फाड़ दीजिए, उसने आंख चुराए हुए कहा। मैं तो इसे संभाल कर रखूंगा, निगम ने उत्तर दिया। लखनऊ जाने पर, याद आने पर इसे ही तो देखूंगा। माया ने निगम की आंखों में देखना चाहा, पर देख न सकी। फोटो उसने ले लिया। आपको फिर दे दूंगी। फोटो को हाथ को धोती में छिपाए वह अपने कमरे में चली गई। माया के चले जाने पर निगम फिर लेट गया और सोचने लगा। 5-7 मिनट में बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जीवन का बिल्कुल दूसरा दृश्य सामने आ गया। अब तक निगम और माया में जो भी बातें होती थी सभी के सामने और खूब ऊंचे स्वर में, परंतु अब अकेले में करने लायक बातें भी हो गई। असाधारण और विशेष में तो सुख ही होता है
जिसे पाने में कठिनाई हो वही पाने की इच्छा होती है। अकेले में और दूसरों की पहुँच से परे होने पर निगम कह उठता, वो तस्वीर आपने लौटाई नहीं। तस्वीर तो हमारी है, पर अच्छी थोड़ी ही है। माया होंठ बिचका देती, हमें तो अच्छी लगती है। आप तो यूं ही कहते हैं। अच्छा, किसी और को दिखाकर पूछ लो। धत, क्यों, शर्म नहीं आती ऐसी तस्वीर? माया प्यार का क्रोध दिखाती। निगम की नस नस में बिजली दौड़ जाती। उसे माया के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दे रहा था। अब माया की आंखें दूसरी आंखों से बचकर निगम को ढूंढती, अवसर की खोज के लिए चुस्ती से उसमें आ गई। यह परिवर्तन केवल निगम को ही नहीं, चाची और मुंशी जी को भी दिखाई दे रहा था। और इस परिवर्तन का अकाट्य प्रमाण था डॉक्टर साहब का मरीजों को तोलने वाला तराजू। तराजू ने पहले सप्ताह में माया के वजन में आधा पाउंड बढ़त दिखाई और दूसरे सप्ताह में 1 पाउंड। अब माया चाची के साथ निगम के साथ होते हुए भी कुछ दूर घूमने जाने लगी। घूमते समय, ताश खेलते समय अथवा बरामदे में चहल कदमी करते समय निगम से एक बात कर सकने और आंख चार कर सकने के अवसर खोजती। जुलाई का तीसरा सप्ताह आ गया। भुवाली निरंतर वर्षा से भीग रही। बादल, कोहरा और धुंध घरों में घुस आते। सीलन और सर्दी से चाची जोड़ों में दर्द की शिकायत करने लगी। मुंशी जी को भी दमे के दौरे पड़ने लगे। बहुत से बीमार वर्षा से घबराकर चले गए। निगम और माया के बंगले से प्रायः 100 गज ऊपर का बड़ा पीला बंगला और बाईं ओर के बंगले खाली हो गए। डॉक्टर की राय थी कि निगम अभी लखनऊ की गर्मी में न जाए तो अच्छा है, और माया को तो अभी रहना ही चाहिए। उसकी अवस्था तो अभी सुधरने ही लगी है। आकाश में घटाटोप बादल बने रहने पर भी माया की आंखों में और चेहरे पर उत्साह के कारण स्वास्थ्य की किरण फैल गई। माया की आंखों का साहस बढ़ता ही जा रहा था। जब जब निगम से आंखें चार हो जाती, वह भी उनकी सुखद उष्णता का अनुभव किए बिना ना रहता। शरीर में एक वेग और शक्ति का सुखद अनुभव होता। अपने अस्तित्व और शक्ति के लिए माया का निमंत्रण पाकर उसे ग्रहण करने, माया को पा लेने की अदमनीय इच्छा होती। निगम को माया से शायद रोग की छूत लग जाने की आशंका थी। अपने को यूं रोके रहने में भी संतोष नहीं था, जैसे तेज दौड़ने के लिए उतावले घोड़े की रास खींचकर रोके रहने में शक्ति, सुख और गर्व अनुभव होता है। निगम और माया दोनों जीवन की शक्ति के उफान और अनुभूति को उत्साहित और महसूस करने लगे। वर्षा के कारण घूमने का अवसर कम हो गया। निगम शरीर को कुछ स्फूर्ति देने के लिए छाता लेकर बाजार तक हुआ था। माया उसकी आंखों में मुस्कुराहट देखकर उलाहना देती। आप तो अकेले ही घूम आते हैं, हमारा घूमना ही बंद हो गया। चाची कहीं जा नहीं पाती, दिन भर पानी बरसता रहता। माया ने चाहा कि ताश की बैठक जमे, परंतु मुंशी जी के दमे के दौरे और चाची के दर्द के कारण जम न पाई। माया ने कई बार बरामदे के चक्कर लगाए, रहा न गया तो निगम के कमरे के दरवाजे पर जाकर पुकारा, सुनिए। निगम ने स्वागत से मुस्कुराकर कहा, आइए। झुंझुलाहट के स्वर में माया ने शिकायत की, क्या करें भाई साहब, कोई किताब ही दे दीजिए, बैठे बैठे दिन नहीं कटता। निगम ने पूछा, कैसी पुस्तक चाहिए, तस्वीरों वाली? धत, बड़े वैसे हैं आप। निगम ने पत्रिका उठाकर दे दी। उठती अंगड़ाई को दबाकर निगम की आंखों में मुस्कुराती हुई माया पत्रिका ले लौट गई। माया कुछ देर बाद पत्रिका लौटाने आई। पढ़ने में जी नहीं लगता भाई साहब। मुस्कुराकर उसने निगम की आंखों में देखा और फिर आंख झुकाए दबे स्वर में बोली, कहीं घूमने नहीं चलते? चलो, कहाँ चलें? निगम ने वैसे ही स्वर में योग दिया। ऊपर का पीला बंगला तो खाली है। माया के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। आप नीचे सड़क से घूम कर चले आइए। निगम के शरीर का रक्त बिजली के तार को छू जाने जैसा खौल उठा। उसकी इच्छा हुई समीप खड़ी माया को बाह में ले ले, परंतु मस्तिष्क में रोग की संभावना और औचित्य का भी ख्याल आ गया। वह ठिठक गया, परंतु स्त्री के सामने कायरता न दिखाने के लिए तत्परता से बोला, अच्छा। इस लुका छिपी में उसे भी रोमांच का अनुभव हो रहा था। उसमें हरज क्या था? बादल घिरे हुए थे। निगम ने छतरी हाथ में ली और रसोई में बैठी चाची को पुकार कर कहा, जरा बाजार तक घुमाऊं। निगम अपने बंगले से सड़क पर उतर गया और घूमकर ऊपर के पीले बंगले की ओर चढ़ गया। बंगले के अहाते में लिली के फूल खूब बिखरे हुए थे। इसमें कुछ दिन पहले बंगले में किराएदारों के रहते समय भी शाम को कुछ दूर घूमने जाकर लौटते समय निगम चाची को कुछ दूर घुमाने ले जाकर लौटा लाता। पड़ोसियों के स्वास्थ्य के लिए शुभकामना करके निगम यहाँ से फूल भी ले जाता था। अब बंगला सूना था।
बंगले के पिछवाड़े जरा नीचे माली और नौकरों के लिए बनी छोटी छोटी झोपड़ियों से धुआं आ रहा था। माली संध्या का खाना बना रहा था। चढ़ाई चढ़ते समय दम फूल जाने के कारण सांस लेने के लिए खड़े हो निगम ने घूमकर पीछे की ओर देखा। माया आती होंगी। माया के साहस भरे प्रस्ताव से उसका रोम रोम सिंहर उठा। पगडंडी पर कुछ दिखाई न दिया। भीगी घास पर बादल का एक टुकड़ा मचल कर बैठ गया और नीचे कुछ भी न दिखाई दे रहा। बरामदे में कुछ आहट सी पाकर निगम ने देखा। माया सामने के कमरे के दरवाजे में उससे पहले ही खड़े मुस्कुरा रही थी। बाँह उठा उसे आ जाने का संकेत कर रही थी। वह आगे बढ़ कमरे में गया। एकांत में माया के इतने निकट होने से उसका रक्त तेज हो गया और चेहरे पर चिकनाहट अनुभव होने लगी। माया का सीना भी चढ़ाई पर तेजी से आने के कारण अभी तक लंबे श्वासों से ऊपर नीचे हो रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी सुर्खी और सलोनापन था कि निगम देखता रह गया। घने बादलों और धुंध से छाए आकाश के कारण किवाड़ों और खिड़कियों के शीशे से केवल इतना प्रकाश आ रहा था कि शरीर की आकृति भर दिखाई दे सकती थी। किराएदारों के चले जाने के बाद सफ़ेद निवाड़ से बुना खाली पलंग अंधेरे में उजला दिखाई दे रहा था और वार्निश की हुई कुर्सियां छाया जैसी। माया ने किवाड़ बंद कर दिए। निगम ने एक घबराहट सी महसूस की, वैसी ही जैसे उत्साह में किसी संदूक को मामूली समझकर कूद जाने के किनारे पर आकर खंदक की वास्तविकता देखकर होती है। माया उसके समीप आ गई। माया ने हाँफते हुए पूछा, हमारा फोटो अच्छा था ना? सच कहिए। और जैसे चढ़ाई की थकान से खड़ी ना हो सकने के कारण धम्म से पलंग पर बैठ गई। अंधेरे में भी निगम को उसकी आंखों में चमक और चेहरे की आग्रहपूर्ण मुस्कान बिना देखे ही दिखाई दी। निगम का हृदय धक धक कर रहा था। गले में उठ आए आवेग को निगल कर और समझाने के लिए उसने उत्तर दिया, हाँ तो? झूठ। अब देखिए। पाँव पलंग पर समेटते हुए और पलंग के बीच सरक कर माया ने हाँफते हुए रुंधे हुए स्वर में आग्रह किया। उसकी साड़ी का एक छोर कंधे से पलंग पर गिर गया। अपने हाथ में लिया हुआ फोटो पलंग पर बैठकर निगम के सामने डालते उसने आग्रह किया, ऐसा कहाँ है? कब देखा आपने? निगम के सिर में रक्त के हथौड़ों की चोटें अनुभव होने लगी। उसने शरीर के सारे स्नायु तन गए ऐसा महसूस किया। यहाँ आओ। व्याकुलता से मचलकर माया ने निगम को पुकारा। माया अपनी कुर्ती को खोल देने के लिए खींच रही थी। काजों से फंसे बटन खींचे जा रहे थे। उसके स्तन चोंच उठाए तीतरों की तरह कुर्ती को फाड़ देना चाहते थे। बहुत जोर से दिए गए धक्के के विरुद्ध पांव जमाने का प्रयत्न कर निगम ने कड़े स्वर में उत्तर दिया, पागल हो? होश में आओ। माया का चेहरा तमतमा उठा। पिघली हुई आंखें पत्थरा गई और गर्दन क्रोध से तन गई। श्वास और भी गहरा और तेज हो गया। आधा क्षण स्तब्ध रह क्रोध से निगम को घूर कर खड़े स्वर में बोली, तो तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ? आंचल को संभाले बिना झपाटे से फर्श पर खड़ी हो गई। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधे, आंसुओं से डबडबाई आंखों में चिंगारियां भर उसने होंठ चबाकर धमकाया, जाओ जाओ, हट जाओ। निगम के पांव तले से धरती सरक गई। एक कपकपाती सी आवाज आई। अवाक रह गया। माया फिर पलंग पर गिर पड़ी। अपना सिर बाहों में छिपा औंधी मुंह लेट गई। उसकी पीठ बहुत जोर जोर से रुलाई से हिल रही थी। निगम एक क्षण उसकी ओर देखता रह गया, फिर किवाड़ खोलकर तेज कदमों से चला गया। निगम अगले दिन चाची के दर्द की चिंता से लखनऊ लौट आ गया। माया का ज्वर बढ़ने लगा। डॉक्टर ने सप्ताह भर उसके स्वास्थ्य में सुधार हो सकने की प्रतीक्षा की और फिर फैसला दे दिया, बरसात की सर्दी और सील आपके माफिक नहीं बैठ रही, आप आगरा लौट जाइए। तो इस तरह आपने सुनी यशपाल जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ। आशा है आपको यह मनोवैज्ञानिक कहानी पसंद आई होगी। तो पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए आपसे यह अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर जो महत्वपूर्ण कहानियों की एक लंबी श्रृंखला है उसे आप अवश्य सुनें। उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ मिलेंगी जो बहुत विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई हैं। उपन्यास भी हैं, नाटक, रेखाचित्र संग्रह भी हैं। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें अवश्य ही पढ़ें। यदि आपके किसी मित्र को आवश्यकता हो तो उससे भी शेयर करें और कमेंट के माध्यम से एक प्यारा सा सुझाव दें। तो पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे किसी महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।